इन पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्न 3 प्रकार के पूछे आते हैं। एक तो बहुत आसान होता है, इजी होता है, एक मॉडरेट है, और एक थोड़ा डिफिकल्ट श्रेणी का है। हालांकि मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यहाँ पर ज़्यादा समय देना है पेड बैच में आपको समझने पर। जितना अधिक आप टॉपिक को समझेंगे उतना ही प्रश्न आपका सही होगा, और आपको प्रयास मुझे करना है वो मैं जरूर करूंगा। जहाँ पर जरूरत पड़ेगी समझाने की मैं जरूर समझाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर समय बहुत कम है, तो कम समय में हमें टॉपिक को भी निपटाना है, तो उतना ही जितना नीड है उतना ही आपको पढ़ाया जाएगा। आपको पता होगा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सबसे पहली रणनीति होनी चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है उसकी जानकारी होनी चाहिए। क्या हमें पढ़ना है वो हमें जानना है, वो बाद में जानना है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है अगर आपको पता है तो आपका कम समय में स्मार्ट स्टडी हो पाएगा और आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आपको पता होगा अभी मैं मेन टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूँ। हेडिंग क्या है आपका? भारत संघ राज्य क्षेत्र। हेडिंग क्या है? हेडिंग है भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र। और दूसरा हेडिंग बनाया था क्या? राज्यों का, राज्यों का पुनर्गठन। पुनर्गठन इस टॉपिक को कर रहे हैं। इस टॉपिक में मैंने बताया था सबसे पहले कि जब ब्रिटिश भारत के दौरान, थोड़ा इसको समझ लेना है, बस 2 मिनट लगा देते हैं, इसको थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ। ब्रिटिश जब यहाँ से चले गए तो आपको याद होगा कि ब्रिटिश जब यहाँ से जाएंगे तो ब्रिटिश के समय 389 सीट निश्चित किया गया था। इसमें मुस्लिम लीग भी है, देसी रियासत भी है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब खासकर ब्रिटिश प्रांत है। तो ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 296 थी, जिसमें 292 प्रांत क्या था, तो उन जगहों वो प्रांत, वो 11 प्रांत थे जहां गवर्नर जनरल का शासन था। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, जिसमें दिल्ली, कुर्ग, अजमेर मारवाड़ और बलूचिस्तान शामिल था। फिर मैंने बताया था 93 देसी रियासत क्षेत्र थे, इसकी हमने चर्चा की थी। और ये सभी क्षेत्र मिला के 389 हो रहा था, आपका ध्यान रखना है। यहाँ पर जब चुनाव होंगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत तो किसको क्या सीट प्राप्त होता है उसकी चर्चा हमने कर दी थी, ज्यादा यहाँ नहीं बताएंगे। 208 कांग्रेस को मिलता है और 73 किसको मिलता है? मुस्लिम लीग को मिलता है। अन्य को 15 मिलता है मिला जुला के, मतलब टोटल 292 सीट की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, मतलब सही है, मतलब उसको थोड़ा पूरा मिला के बता रहे हैं, अन्य की चर्चा कर रहे हैं, वहां समझा दिया चुका है, कोई नहीं। अब आज सरकार द्वारा और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या महत्व रहता है इसकी चर्चा करेंगे। तो संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा से संबंधित आपको बताया था, आपको 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 6 दिसंबर, इस सब 6 दिसंबर में एक और कहानी है जिसकी यहाँ चर्चा ज्यादा नहीं कर, लेकिन यहाँ पर 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर तीनों की चर्चा करनी है। तो 9 दिसंबर को क्या हुआ था पूछा जाता है। ठीक है, पहली बैठक हुआ था। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव को कब पूर्णतः लागू किया गया था? 22 जनवरी 1947। गुड, 47। अब इसको ध्यान रखना है। अब हमने बताया था कि 4 श्रेणी में राज्यों को बांटा गया। क ख ग घ। क वाले राज्य क्या थे? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो भी प्रांत शामिल थे उसको क श्रेणी में रखा गया। ख में बड़ी रियासतों को रखा गया, जैसे हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया। ग में छोटी रियासतों को रखा गया और चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र को रखा गया। और घ में अर्जित क्षेत्रों को रखा गया, जिसको हम बाद में अर्जित करेंगे। फिर जब राज्य को बनाया गया इसमें, तो राज्य का गठन हो गया, तो फिर बड़े इसी श्रेणी को क ख ग में रखा गया। और जो बड़े 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो जो क्षेत्र थे उस क्षेत्र को बांट के लगभग कितने राज्य को कायम किए गए आपको मैंने लिखवाया है। दूसरे राज्य में जो बड़े देसी रियासत थे उससे कितने राज्य बनाए गए उसकी हमने चर्चा की है। सी ग श्रेणी की चर्चा की है, घ में अंडमान निकोबार की चर्चा की है। यहां तक मैंने बता दिया। अब संविधान का निर्माण जब होगा तो संविधान के निर्माण के साथ राज्यों का भी निर्माण की चर्चा होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यही जो यहाँ पर उच्च चोटी के कांग्रेस के नेता थे हर जगह जाते थे तो कहते थे कि जरूर भाषा के आधार पर और आपके प्रशासन के आधार पर, तो चर्चा बाद में करेंगे, पहले कहेंगे भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर आपको हम मान्यता देंगे, आपको हम वरीयता देंगे। तो जब आजाद देश हो जाता है, तो आजादी जब मिल गई तो एक लक्ष्य तो पूरा हो गया। अब दूसरा लक्ष्य क्या था? तो वे सभी राज्य के जो उस वक्त के चोटी के नेता थे, जो प्रसिद्ध नेता थे, उन्होंने इसको अवसर समझा और मांग करने लगे कि हमें भी अब क्या कीजिए, भाषा के आधार पर हमको गठित कीजिए, हमको अलग राज्य चाहिए, क्योंकि आपने वादा किया था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है राष्ट्र की एकता और अखंडता की, क्योंकि देश तुरंत अभी नवजात गणतंत्र है। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, दंगे हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारी चिंता है, देश का प्रशासनिक विभाजन बहुत तरह का है।
आज़ादी मिलने के बाद हम बहुत अधिक अमीर नहीं थे, बहुत गरीबी थी, तो गरीबी को देखना है, बेरोजगारी को देखना है, और बहुत सारे संस्थानों को भी रखना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी कायम करना है। तो ये सभी चुनौतियां एक साथ देश पर आन पड़ी थी, और इन सभी के बीच में एक और चुनौती जो देश के गृह नीति से निकली थी, वो था कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित यहाँ पर बवेला शुरू हो गया था। अन्य राज्यों में बहुत सारे राज्य है जो कह रहे थे कि हमें अब अपना अधिकार चाहिए, क्योंकि आपने कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों में इसका वादा किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी का, सोनम, ठीक है, जो भी है, परवीन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए। हेडिंग क्या था आपका? हेडिंग कुछ नहीं था, लिखिए, आगे लिखिए। वर्ष 1953 में राज्यों के पुनर्गठन पर चलते, ये तो बता दिए क्या क्या कैटेगरी है, बता दिए ना। अब चलिए, वर्ष 1953 में सीधे लिख देता राज्यों के पुनर्गठन, ये हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग ऑलरेडी दिया हुआ है आपका। लिखिए, राज्यों के पुनर्गठन वर्ष 1953 में, 1953, वर्ष 1953 में राज्यों के पुनर्गठन, वर्ष 1953 में राज्यों के पुनर्गठन हेतु, नहीं याद करना है, नहीं याद करना है, लिखिए, वर्ष 1953 में राज्यों के पुनर्गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की सलाह पर, राज्य पुनर्गठन आयोग की सलाह पर, की सलाह पर संसद ने, संसद ने 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 1956 पारित किया। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 1956 पारित किया, 1956 पारित किया, ठीक है। लिखिएगा, 1955 में सौंपी गई इस रिपोर्ट में, 1955 में, 1955, 1955 में, 1955 में सौंपी गई इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट में संपूर्ण राज्य क्षेत्र को दो वर्गों में, संपूर्ण राज्य क्षेत्र को दो वर्गों में, संपूर्ण राज्य क्षेत्र को दो वर्गों में विभाजित किया गया था। संपूर्ण राज्य क्षेत्र को दो वर्गों में विभाजित किया गया था। संपूर्ण वर्गों को, संपूर्ण राज्यों को दो वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला राज्य की, राज्य, और दूसरा संघ राज्य क्षेत्र। पहला राज्य स्टेट्स और दूसरा यूटी संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी। पहला राज्य एवं दूसरा संघ राज्य क्षेत्र या यूनियन टेरिटरी, जो भी लिखना है, दो वर्गों में विभाजित किया गया। पहला राज्य और दूसरा यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र। फिर लिखिए, आगे चलकर, आगे चलकर, आगे चलकर भाग क और भाग ख, ऐसे कीजिए, भाग क और भाग ख, भाग क और भाग ख में वर्णित राज्यों को या में वर्णित क्षेत्रों कीजिए। भाग क और, हाँ, भाग ख में वर्णित क्षेत्रों को, टेरिटरी को, वर्णित क्षेत्रों को राज्यों में तब्दील कर दिया गया, राज्यों में तब्दील कर दिया गया, राज्यों में तब्दील कर दिया गया। जबकि, जबकि ग और घ, जबकि वर्ग ग और घ, जबकि वर्ग ग और घ में शामिल क्षेत्रों को संघ शासित क्षेत्रों में, जबकि वर्ग ग और घ में शामिल क्षेत्रों को संघ राज्य क्षेत्रों में, यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है। लिखिए, विदेशों से अर्जित, इसमें लिखना है विदेशों से अर्जित क्षेत्रों, विदेशों से अर्जित क्षेत्रों, नाम नहीं लिखवाएंगे, नाम आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। गोवा, पांडिचेरी, ठीक है, लक्षद्वीप, ठीक है। तो लिखिए, विदेशों से अर्जित क्षेत्रों, क्षेत्रों को, क्षेत्रों को संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, तथा उनमें से कुछ, तथा उनमें से कुछ
यूटी को, मतलब संघशासित क्षेत्र को, कुछ यूटी को बाद में राज्य का दर्जा दे दिया गया, तथा उनमें से कुछ यूटी को बाद में राज्य का दर्जा दे दिया गया, बाद में राज्य का दर्जा दे दिया गया। जैसे गोवा को दिया गया था 1987 में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे, हिमाचल प्रदेश है उसको राज्य बना दिया गया, पहले क्या था, यूटी था। अब इसको समझना है, जो क्षेत्र हम अर्जित करेंगे, उस क्षेत्र को अर्जित करेंगे तो ये क्षेत्र किसको मिलेगा, संघ सरकार को। अब संघ सरकार का मुख्य काम क्या है, प्रशासन को संभालना, योजना को बनाना। तो उन सभी राज्यों को अचानक राज्य का दर्जा दे देंगे तो क्या हो जाता, टूट जाता, ठीक है। तो उन सभी क्षेत्रों को जो विदेश अर्जित करेगा संघ सरकार को सौंपेगा। तो संघ सरकार कुछ दिन के लिए उसको रखेगा अपने पास, देखने के लिए कि इसमें प्रशासन का व्यवस्था हम पहले सुचारू ढंग से चलाते हैं। जब देखेगा कि लोग सीख गए, अब प्रशासनिक सुविधा यहाँ दी जा सकती है, जब देखेगा कि अभी ट्रेनिंग ले चुका है, तो क्या करेगा, उसको राज्य का दर्जा दे देगा। दिल्ली को भी इन फ्यूचर में कभी मिल सकता है, लेकिन इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो राजधानी है। तो राजधानी में जनरली क्या होता है कि हम, केंद्र सरकार ये देखती है कि किसी भी राज्य में अगर फंक्शनिंग अच्छा हो रहा है, अब पड़ोसी का राज्य में अगर फंक्शनिंग कम है, तो पड़ोसी राज्य को 2-4 बार हिदायत दिया जाता है कि आप उस राज्य से सीखिए। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको कुछ दिन के लिए बोला जाता है कि आपको ट्रेनिंग लेना है। तो हर राज्य का प्रतिनिधि ट्रेनिंग जाता है संघ में, और उसको बताना पड़ता है कि हमको संघवाद के नजरिए से किस प्रकार काम करना है, प्रशासन कैसे संचालन करना है। सबका ट्रेनिंग होता है, अधिकारी से लेकर नेता सबका ट्रेनिंग होता है, ठीक है। तो संघ राज्य क्षेत्र में जब बनाया गया, तो उसको जब देखा गया कि हाँ अभी बन जाएगा, तो उसको राज्य दर्जा दे देंगे। जो बड़ा बड़ा क्षेत्र था उसको क्या किया गया कि तोड़ा गया। तो तोड़ा गया तो उस वक्त ध्यान नहीं रखा गया कि भाषा के आधार पर सवाल उठेगा। उसमें क्या किया कि नेहरू जी ने, या रियासती मंत्रालय में थे पटेल जी, तो पटेल जी सोचे कि बड़ा बहुत बड़ा क्षेत्र है तो उसको प्रशासन में दिक्कत होगा, तो अपने मन से बाइफरकेट करके दे दिया। लेकिन उनको ये ध्यान नहीं था कि यहाँ पर 2 भाषाभाषी, 3 भाषाभाषी, 4 भाषाभाषी लोग हैं और ये लोग लड़ेंगे बाद में। और वही हुआ। पहले तो उन्होंने श्रेणी में डाल दिया, क्योंकि आजाद हुआ था, तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी काम करना था, भारत संघ बनाना था, तो उन्होंने डाला। बाद में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा क्यों शुरू होता है कि लैंग्वेज को लेकर इशू आज भी तुम साउथ इंडिया में जाओगे या तुम बंगाल में ही चले जाओ, तो तुम जानबूझ के, जो बिहारी है, जो नॉर्थ इंडियन लोग है, वो हिंदी बोलते हैं, तो जानबूझ के वो अपना रीजनल लैंग्वेज बोलता है परेशान करने के लिए। इंग्लिश हम लोग में बहुत कम लोगों को आता है, तो जनरली इंग्लिश में तो अब पूछेगा हु आर यू, तो हुआ हाउ करते रहेगा यहाँ का आदमी, ठीक है। ठीक है, कुछ बोल रहा है, कोई भाषण सुन रहा है, तो खाली या इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है जनरली। तो वो लोग क्या करेंगे, अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज प्रयोग करते हैं कि आप बताइए, उड़िया बोले। तो यहाँ पर इन सभी क्षेत्रों में जो ये आंदोलन शुरू हो गया, आंदोलन क्यों शुरू हुआ, तो 2 कारण थे। एक तो उस समय जो राजनेता बनना चाहते थे, आदमी बहुत लोग नेता बनना चाहता है ना, तो इसी उस वक्त भी कुछ नेता बनना चाहते थे। तो वो लोग क्या किए कि भाषा को ज्यादा तुल देने लगे कि देखिए हमारी अपनी अस्मिता है, हमारी अपनी भाषा है, हमारे अपने संस्कार है, अपना रिलीजन है, देखो उसका कैसे खाता पीता है, केला के पत्ता पर खाता है। बताओ कोई आदमी है, हम लोग थाली में खाते हैं, वो केला पर खा रहा है, ठीक है। ये है वो है, बहुत सारा मामला हुआ। और उन सभी क्षेत्रीय नेताओं ने क्या किया, बहुत बड़ा अपना जनमानस क्रिएट किया, और उन सभी ने लास्ट में कहा कि हमको राज्य के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य बनाइए, क्योंकि आपने वादा भी किया था और हमारी नीड भी है, क्योंकि इसके बिना हमारा विकास नहीं होगा, अन्य राज्यों से हम पिछड़ जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत समझने में? चलो आगे लिखो, नेक्स्ट लिखिए। हाँ आगे लिखिए। धर आयोग, एसपी धर नाम है, लिखिए ना, धर आयोग लिखिए ना, नाम पूरा लिखवाएंगे हम, ऐसे सिंपल ऊपर धर, नीचे तो नाम लिखवाएंगे, धर आयोग लिखिए ना, लिखिए। देखिए वर्ष 1948 ईस्वी में, वर्ष 1948 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा 1948, वर्ष 1948, अब 1947 हिंदी में 1 2 3, और इसमें बहुत दिक्कत है। हम लोग जो बच्चा थे तो उसमें 2 1 जा 2 पढ़ते थे, बाद में पता 2 1 आर 2 होता है। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 1 जा 1 जा 1 जा, बाद में पता लगा वंस होता है, 4 1 आर 4। तो वही हाल है, तो थोड़ा हिंदी इंग्लिश में जानना पड़ेगा। अब यहाँ पर मार्केट में निकलिएगा तो 55 रुपीज दे दिए, तो बहुत सारा ठेला वाला 55 नहीं समझता है, वो 55 समझता है, तो नहीं पढ़ पा रहा है बेचारा। हाँ ठीक है, तो इस, नहीं नहीं नहीं, वही मैं लिखवा रहा हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ कि थोड़ा सा हिंदी वाले वर्ड से भी थोड़ा सा परिचित हो जाइए, अच्छा रहेगा। और इंग्लिश वाला मीडियम वाला जो है है ही, हिंदी वाला भी थोड़ा इंग्लिश से परिचित हो जाइए। तो क्या लिखवाया मैंने, वर्ष 1948 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा एसके धर की अध्यक्षता में, एसके धर, एसके धर की अध्यक्षता में
एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया। भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया। भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया, जिसने 1948 ईस्वी जिसने लिखिए जिसने जिसने 1948 ईस्वी में ही 1948 में ही जिसने 1948 में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा जिसने 1948 में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न रखकर राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न करके प्रशासनिक सुविधा के अनुसार पर किया जाना चाहिए। राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। इससे किया जाए पूर्ण विराम के बाद लिखिए इससे फुल स्टॉप के बाद इससे राज्यों में भाषा संबंधी विवाद और गहरा गया। इससे राज्यों में भाषा संबंधित विवाद और गहरा गया। अतः वर्ष 1948 में ही सरकार ने जेवीपी समिति का गठन किया। जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। इन्होंने भी प्रशासनिक सुविधा के अनुसार इन्होंने भी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर लिखिएगा इन्होंने भी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन की बात की। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन की बात की तथा देश की एकता एवं अखंडता को देखते हुए भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्थगित करने का फैसला लिया। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्थगित करने का निर्णय लिया। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्थगित करने का निर्णय लिया। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि देश आजाद हुआ था। राष्ट्रीय एकता अखंडता का बात करेंगे कभी तुरंत हम लोग आजाद हुए हैं? अभी दंगा ही चल रहा है। उत्तर पश्चिमी प्रांत आप देख रहे हो, बंगाल आप देख रहे हो, इन सभी क्षेत्रों में क्या है? अस्थिरता कायम है। तो अभी कोई भी लॉजिक नहीं है कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन करे। हम प्रशासनिक सुविधा को ध्यान रखेंगे, आपको अच्छा प्रशासन मिले, आपके राज्य का संचालन अच्छे तरीके से हो, इसको ध्यान में रख के राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, न कि भाषा के आधार पर। लिखिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए। इस घोषणा के उपरांत, इसी लाइन में, एक ही लाइन में सबको समाप्त कर देंगे। इस घोषणा के बाद कीजिएगा, सॉरी।
इस घोषणा के बाद वर्ष 1953 ईस्वी में, 53 ईस्वी में, नाम इनका याद है, पोट्टिरी श्रीरामुलु। नाम ही है, साउथ के कांग्रेसी नेता थे। ठीक है, पोटी सुनकर सब हंस रहा है। पोटी श्रीरामुलु, नाम लिखिए इनका, ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। नहीं, हाँ ठीक है, पोटी श्री रामुलु ने आमरण अनशन के बाद, आमरण अनशन के बाद अचानक मृत्यु, अचानक मृत्यु को प्राप्त हुए, अचानक मृत्यु को प्राप्त हुए। अतः आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए, अतः आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए, अतः आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए सरकार ने मद्रास को भाषा के आधार पर विभाजित करके, सरकार ने मद्रास को भाषा के आधार पर विभाजित करके, सरकार ने मद्रास को भाषा के आधार पर विभाजित करके तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश, सरकार ने भाषा के आधार पर, मद्रास को भाषा के आधार पर विभाजित करके तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया। सरकार ने तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया। मद्रास को डिवाइड कर दिया गया दो भाग में। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो 1948 में जो जेबीपी समिति आएगा, तो इसमें खुद प्रधानमंत्री शामिल है, गृह मंत्री शामिल है, और कांग्रेस के कुछ चोटी का नेता शामिल है। तो अब जब ये प्रधानमंत्री सीधे कह रहा है और यहाँ पर गृह मंत्री सीधे कह रहा है कि भाषा के आधार पर अभी मांग स्थगित कर देते हैं, प्रशासन पर रखिए, तो 1948 से जो आंदोलन शुरू हुआ वो 1953 तक चलेगा। पूरे दक्षिण राज्य में आगजनी होगी, यहाँ पर बहुत ही खराब स्थिति रहेगी। यहाँ पर पुलिस का काम क्या रहेगा? संभालना रहेगा। तो हमने ये कहानी नहीं लिखवाया, ये कहानी क्या कि आगजनी हुआ, प्रदर्शन, क्या लिखना। अब सीधे 1953 में तब सरकार एक्टिव होगी, जब एक कांग्रेसी नेता थे जो अनशन, आमरण अनशन पर बैठ गए 1948 में ही। ठीक है, 1948 में नहीं, लगभग 1953 में मृत्यु हुआ। मतलब कितना दिन का अनशन था उनका? 63 दिन कहीं कहीं देता है। हाँ, कहीं कहीं 53 दिन देता है। तो 53 दिन का अनशन कम नहीं होता है। 53 दिन का अनशन के बाद क्या हुई कि मृत्यु हो गई, सरकार पूछने तक नहीं गई। जैसे मृत्यु होता है, पूरा उस क्षेत्र, मद्रास और आंध्र प्रदेश गठित था, मद्रास क्षेत्र था, तमिलों में और तेलुगु भाषी में बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ, आगजनी की घटनाएं हुई। इससे त्रस्त होकर सरकार ने जल्दी डिसीजन लिया और कहा कि क्या करेगा, मद्रास को दो भाग में बांट देते हैं। मद्रासी भाषी जो है, कौन भाषा बोलते हैं? तमिल। तो तमिल भाषी मद्रास अलग राज्य हो गया और तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश अलग राज्य हो गया। आज भी दोनों में झगड़ा है, मतलब तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में और कन्नड़ भाषा में आज भी झगड़ा है। जबकि तीनों को साउथ, संगम साहित्य आपने पढ़ा होगा, तो तीनों को क्या बुलाता था? संगम साहित्य में तीनों क्या था? वहां का राष्ट्रभाषा, मतलब तीनों भाषा को माना जाता था कि वेदों की भाषा है संगम साहित्य में। पोन पवी रन्ना इनका नाम होगा, तीन जो रचयिता है, तीनों भाषा का रचयिता है। ठीक है, साउथ इंडिया का कहानी जब संगम साहित्य पढ़िएगा तो 3 संगम होगा, तिरुनान में होगा, क्या क्या होगा, संगम का गठन कब होता, उस कहानी में इसको पढ़ना है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जिसका गठन हो गया 1953 में, उसके बाद क्या होगा, आगे चलिए। अब क्या होगा, जैसे ही भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना, बाकी स्वराज्य कहा कि अब हमको भी बनाओ। अब तो तुम गलती कर दिए, अब आया है तुम, क्या आया है, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब बनाना पड़ेगा। तो हुआ, सरकार का क्या करना पड़ेगा? सरकार कोई भी काम ऐसे नहीं करेगी, सरकार क्या बनाएगी? आयोग बनाएगी। आगे लिखिए, चेंज करके लिखिए, हेडिंग करके लिखिए, हेडिंग लिख लीजिए, फजल अली आयोग। हेडिंग लिखिए, फजल अली आयोग। हेडिंग लगाइए, फजल अली आयोग। डैश दे के लिखिए, इसमें लिखिए, देखिए, सरकार द्वारा वर्ष 1953 में ही,
वर्ष 1953 में ही फजल अली की अध्यक्षता में सरकार द्वारा वर्ष 1953 में ही 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसके दो अन्य सदस्य, प्रश्न आता है एग्जाम में, याद रखना है इसको। इसके दो अन्य सदस्य कौन कौन थे बता सकते हो? के एम पनिक्कर, ठीक है लिखिए, के एम पनिक्कर, के एम पनिक्कर, साउथ इंडियन है इसलिए ऐसा नाम है, तथा हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। यहां से प्रश्न आता है कि कौन कौन मेंबर थे। के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, एच एन कुंजरू उनको बोला था शॉर्ट में, हृदयनाथ कुंजरू पूरा नाम है, पूरा नाम मैंने लिख दिया है। एच एन कुंजरू थे, एच एन कुंजरू थे, इसको याद रखिएगा, प्रश्न आता है इससे, ठीक है। आगे लिखिए नेक्स्ट। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया, परंतु एक राज्य एक भाषा एक राज्य, परंतु एक भाषा एक राज्य, एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। परंतु एक भाषा एक राज्य, एक भाषा एक राज्य, एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को क्या किया? अस्वीकार कर दिया, ठीक है, अस्वीकार कर दिया। इन्होंने 1955 की अपने प्रस्तावित रिपोर्ट में, इन्होंने 1955 के 1955 के अपने प्रस्तावित रिपोर्ट में, इन्होंने 1955 के अपने प्रस्तावित रिपोर्ट में सरकार से 16 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश की। 16 राज्यों, 16 राज्यों एवं 3 यूटीज, 3 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश की। यह भी प्रश्न पूछता है। 16 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश की, जिसमें संशोधन करते हुए सरकार द्वारा, जिसमें संशोधन करते हुए सरकार द्वारा 7th CA 1956, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 7th CA 1956, 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। के अंतर्गत 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 16 ना मान के इसमें 14 कर दिए, इसको डबल कर दिया गया, 6 कर दिया गया, ठीक है। 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। अब प्रश्न पूछता है कि इन सभी राज्यों का डेट क्या है? डेट बता सकते हो? किस तारीख को किया गया था? एग्जाम में सीधे क्या करेगा? डेट दे देगा। तो एक डेट लिखिए, 1 नवंबर 1956, नोट लिख दीजिए, नोट लिखिए 1 नवंबर 1956 को, क्योंकि बीपीएससी है, कुछ भी पूछ सकता है। सुबह क्या खाए थे वो भी पूछ देगा। 1 नवंबर 1956 को। अब याद रखना है, ध्यान रखना है, 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य का गठन हुआ है? तो 14 राज्य, 6 यूटी, तो 14 राज्य का जो होता है तो पूछता है, तो 14 ऐसे कौन कौन राज्य है जिसका डेट गठन का यही है? तो अभी कितने राज्य हैं? तो 14 राज्य आपको याद करना पड़ेगा कब कब गठन हुआ है, और 14 राज्य का डेट एक ही है, 1 नवंबर 1956 को ऐसे 14 राज्यों का गठन किया गया। आपको ऐसे ट्रिक मन के याद करना होगा। बाकी 14 राज्य कौन कौन नया गठित हुआ है
उसका संविधान संशोधन, उसका ईयर सब पूछता है। आगे लिखिए आप। ठीक है, आगे लिखिए। लिखवा दे क्या? लिखवा ही देते हैं, लिखो 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 लिखो, क्या करोगे, लिखना ही पड़ता है। लिखिए राज्य, यहाँ लिखिए इसका। 1956 के बाद, 1956, इस हेडिंग लगाइए, 1956 के बाद गठित राज्य। हेडिंग लगाना है 1956 के बाद गठित राज्य। कौन कौन सा राज्य गठित हुआ है 1956 के बाद गठित राज्य? ठीक है, अब 3 लाइन बनाइए। 3 लाइन बना के लिखवा देते हैं, ज्यादा आसान होगा। तो एक लाइन में लिखिए, जैसे ऐसे 3 कॉलम बनाना है। ठीक है, एक में लिखना है राज्य, ऑब्लिक करके यूटी कर दीजिएगा। ठीक है, एक में लिख दीजिएगा डेट, या सीधे सीए, कौन सा सीए, संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है। ठीक है, ये लिखना है। और एक में लिख दीजिएगा किस से, मतलब किस राज्य से अलग होकर बनाया गया है। 3 ऐसे कॉलम खींचिए। हाँ, किस राज्य से, किस राज्य या किस यूटी से अलग करके बनाया गया, हाँ तो उसको लिखना है। किससे अलग करके बनाया गया, किससे अलग हुआ लिख दीजिए सीधे। पहला कॉलम है राज्य या यूटी ऑब्लिक करके, दूसरा कॉलम में सीए, मतलब संविधान, सीधे हिंदी में लिखो संविधान संशोधन कौन सा किया गया। तीसरा में किससे अलग करके बनाया गया है, किससे अलग हुआ। हो जाएगा। ठीक है, एक फ्रेश पेज लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिखिए लिखिए, उसी में लिखिए। 53 वाला तो लिखवाना नहीं है, जान गए हैं। तो 53 में कौन बना था? आंध्र प्रदेश, नहीं लिखना है। अब लिखिए 1960 में जो जो बना है खाली वही लिखवाएंगे। 1960 में सन लिखना है इसमें। 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य वाला, अच्छा उल्टा लिखवा दिए, कोई नहीं, राज्य वाला लिखिए महाराष्ट्र गुजरात। राज्य वाला में लिखिए महाराष्ट्र एवं गुजरात। राज्य में लिखिए महाराष्ट्र एवं गुजरात। ईयर में लिख दीजिए, जो यहाँ पर सीए या डेट लिखवाए हैं, ईयर लिखवाए हैं, उसमें लिख दीजिए 1960। और किस राज्य से, तो लिखिए बंबई से। पहले क्षेत्र का नाम क्या था? बंबई। तब बंबई को 2 भाग में बांटा गया, गुजरात और महाराष्ट्र में। इसमें लिखना है बंबई, इसमें लिखना है 1960, और इसमें लिखना है गुजरात महाराष्ट्र। कोई दिक्कत? इसी क्रम में सीधे नीचे आइए, दूसरा लिखिए। सब एक साथ लिखवाएंगे। दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली। ईयर लिखिए 1961, बताएंगे। ईयर लिखिए 1961। सीए लिखिए 10th, 10वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। सीए लिखिए 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 10th। लिखवा देंगे लिखवा देंगे, उसमें थोड़ा एरर है, देखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा लिखिए। ये किससे हुआ है, तो लिखिए पुर्तगाल, पुर्तगाल से लिया गया है, अर्जित क्षेत्र है। पुर्तगालियों का शासन था तो पुर्तगाल से हमने लिया था, तो लिखिए पुर्तगाल से। आगे लिखिए 62। गोवा दमन एवं दीव, तीसरा। गोवा दमन एवं दीव, तीसरा लिखना है। तीसरा लिखना है गोवा दमन एवं दीव। लिखिए 1962 में, 1962 में किससे? गोवा से, सॉरी किससे? गोवा किसे लेंगे ही? पुर्तगाल से, पुर्तगाल से 1962 लिया जाएगा, और 1987 में राज्य बनेगा, दर्जा मिलेगा। तो उसमें 1962 में लिया गया है, किससे लिया गया है? पुर्तगाल से। राज्य कब बनेगा? 1987 में। पहले क्या बनेगा? यूटी। तो पहले गोवा और दमन दीव। अब दमन दीव गोवा का लोकेशन क्या है, क्योंकि मैप यहाँ पर रहता तो दिखाते हैं। मैप तो आ सकता है ना इसमें? कैसे आ सकता है? क्रोम पर जाना होगा। हम्म, उनको बुलाइएगा, थोड़ा थोड़ा मैप भी दिखवा देते हैं। चलिए ठीक करने दिए। यहाँ बस ऐसे समझिए। देखिए ये जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र है, ये आपका गुजरात का क्षेत्र है। ठीक है, आप देख रहे हैं। तो गोवा कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, और दादर नगर हवेली कहाँ पर है? ठीक है, इस क्षेत्र में है। तो ये तीनों को मिला के क्या बनाया था? एक यूटी बनाया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। मैपिंग के साथ आपको देख के चलना है। ठीक है, थोड़ा इंडिया पॉलिटी का थोड़ा मैप निकाल दीजिएगा इसमें।
इंडियन पॉलिटिकल मैप निकालिएगा। अब देखिए उस लाने चलेगा, हम इसमें बोले तो लाने चलेगा, चलिए कोई नहीं। आगे लिखिए पौंडीचेरी। आगे लिखिए पांडिचेरी। पांडिचेरी अभी उसका नाम क्या है? कब किया गया? कल लिखवाए थे। पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी कब किया गया? चलो एक क्वेश्चन रहेगा, बताना है। 1996 में किसका किसका नाम किया गया था चेंज? और मद्रास और मुंबई। 2011 में उड़ीसा का। कलकत्ता का कब किया गया? 11 में ही। ठीक है, 2006 में किसका है सबसे ला? बेंगलुरु। ठीक है, ये प्रश्न आता है, ध्यान रखना इसका। नाम, नाम बदलने का पावर किसको है? किसी राज्य के राजधानी का नाम परिवर्तित करने का, और बाकी जिला उला का नाम परिवर्तित करने का राज्य को है। ठीक है, और राजधानी चेंज करने का नाम। ठीक है, क्यों ऐसा कुछ किया गया, कुछ कारण? संघवाद। संघवाद का कारण है, क्योंकि राजधानी है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है, विधानसभा है। ठीक है, चलो आगे लिखो। पांडिचेरी में डैश देख लिखना। पांडिचेरी में क्या क्या है, लिखिए। 1962 में पांडिचेरी में लिखे 1962, ईयर में लिखना है 1962। 62 अमेंडमेंट लिख दीजिए 14th, उसी में लिख दीजिए 14th CAA। 14th CAA। ठीक है, कहाँ था, किसका उपनिवेश था? फ्रांस का, तो लिखो फ्रांस से। फ्रांसीसी उपनिवेश था, तो लिखना है फ्रांस से या फ्रांसीसी उपनिवेश से। ठीक है, अब लिखो नागालैंड। आगे लिखना है नागालैंड। 1963 में, 1963, 1963 में नागा पहाड़ी एवं क्षेत्रों को मिलाकर, लिखो नागा पहाड़ी, ऐसे लिखना है। नागा पहाड़ी, पहाड़ी एवं एवं अन्य क्षेत्रों को मिलाकर। नागा पहाड़ी एवं अन्य क्षेत्रों को मिलाकर, अन्य क्षेत्र अरुणाचल का है। ठीक है, तो इसको अन्य ही लिख दिए, कितना भरा। इसका नाम त्वेनसांग है, लेकिन लिख के क्या करिएगा इसे, नागा पहाड़ी एवं अन्य क्षेत्रों, क्योंकि 5-7 छोटा छोटा क्षेत्र है। आगे लिखिए नेक्स्ट। हरियाणा। हरियाणा 1966, 1966 में। बताएंगे, सीए सब बताते चलेंगे, सीए अलग से पढ़ाना है थोड़ा डिस्क्राइब करके, इसलिए यहाँ पर ईयर लिखते चलिए। किससे मिला है हरियाणा को, किससे अलग किया गया है, कोई बता सकता है? पक्का? लिखिए पंजाब से। पंजाब क्या था, पंजाबी भाषी। हरियाणा क्या था, हिंदी भाषी। हरियाणा का हिंदी कैसा है? खरा बोली। ठीक है, तो पंजाब से अलग करके किसको बनाया गया, हरियाणा को। कब बनाया गया? 1966 में। आगे लिखिए। चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ को लेकर झगड़ा बहुत है, आज भी झगड़ा है। ठीक है, हमको लगता है कि झगड़ा कभी खत्म नहीं हुआ। चंडीगढ़ को जीवन भर रहना पड़ेगा राजधानी दोनों का। लिखो चंडीगढ़। 1966 में चंडीगढ़ 1966 में पंजाब से लेकर बनाया गया था, और दोनों का संयुक्त राजधानी बना दिया गया था। पंजाब से लिया गया था, और हरियाणा और पंजाब दोनों का राजधानी बनाया गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 1971। हिमाचल प्रदेश 1971। सर करेंट अफेयर्स कैसे पढ़े? किताब से, किताब से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आगे लिखिए। पंजाब के पहाड़ी से हो गया। पंजाब के पहाड़ी से लिख लिया ना आपने। 1971 में 97 पंजाब के पहाड़ी भागों को मिलाकर, मैंने बताया था ना कि पंजाब हरियाणा, पूर्वी पंजाब हम लिखवाए थे। तो पूर्वी पंजाब पंजाब से किधर पड़ेगा, ईस्ट साइड में पड़ेगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्वी पंजाब। उसका नाम क्या है अभी? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे लिखिए नेक्स्ट। मणिपुर। मणिपुर 1972 में ऐसे ही बना दिया था, किसी क्षेत्र से नहीं लिया गया है, झगड़ा था जनजाति वाला, उस क्षेत्र को मणिपुरी भाषी को लेके बना दिया गया। कब किससे लिया गया नहीं पता है। त्रिपुरा 1972, इसी को इसको भी इसी तरह बना दिया गया था, लेकिन इसको ध्यान रखा गया कि बांग्लादेश का जो पश्चिमी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान है, जब देश आजाद हुआ था तो बांग्लादेश का नाम क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। तो उससे सटा हुआ त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है ना जो बांग्लादेश से चारों तरफ से घिरा हुआ है। प्रश्न 3 तरफ से, चौथा तरफ से कौन है?
मिजोरम। मिजोरम है ना अपना क्षेत्र। ऊपर कौन है? सेवन सिस्टर्स के बारे में पढ़े, ज्योग्राफी में तुम पढ़े हो ना। ठीक है। चिकन रूट कहाँ है? चिकन नेक रूट, उसका नाम क्या है पूरा? सिलीगुड़ी रूट, सिलीगुड़ी पढ़े हो ना। ठीक है। सिक्किम पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को टच करता है कि नहीं करता है? करता है। सिक्किम को टच करने वाला, भूटान को टच करने वाला कितने राज्य हैं? कौन कौन? हाँ। ठीक है, उत्तराखंड नहीं है? क्यों? बता। देश में कौन है? नेपाल है। चलो ठीक है। बस याद रखना है कि यहाँ पर जो ज्योग्राफी कोई का सब्जेक्ट होगा ना, इंडियन मैपिंग और बिहार का मैप करके जाओगे तो ज्योग्राफी में बहुत आसान क्वेश्चन आता है। कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा। आगे लिखिए नेक्स्ट। त्रिपुरा 1972 लिखा थे। मेघालय नेक्स्ट लिखिए 1972। ठीक है। क्यों बनाया गया ये मैंने बता दिया कि संवेदनशील क्षेत्र था तो बना दिया गया। आगे लिखिए मेघालय। मेघालय लिखिए 22। 22। 22 कर सकते हैं। सी ए लिखिए ना। 22। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है। 1969 लिखवा रहे हैं। 1969 द्वारा पहले बनाया गया यूटी द्वारा। द्वारा 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा यूटी बनाया गया, स्वायत्त क्षेत्र, ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस टेरिटरिया। ठीक है, यूटी बॉडी। और उसके बाद कब राज्य का दर्जा कब दिया गया लिख दो, नीचे इसके लिख दो। 1972 में पूर्ण राज्य। 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1972 में। चलिए सिक्किम लिखिए। ये अलग नहीं हुआ है, मेघालय उघालय ये हम बताएंगे। निर्जातीय आधार पर राज्यों का भी गठन किया गया था। ठीक है। तो निर्जातीय मतलब जहां पर भी ट्राइबल लोग हैं, तो बहुत सारे ट्राइबल का अलग अलग लैंग्वेज था, अलग अलग रीजन था, उनका अलग अलग धर्म था, संस्कृति था। तो लोग झगड़, आज भी मणिपुर में हिंसा क्यों हुआ है? उसका कारण क्या है? दो जनजाति का झगड़ा है ना। तो वो उन क्षेत्रों में। हाँ, इसका पॉलिटिकल मैप इसी में गूगल से आ जाएगा क्या? अगर गूगल से आ जाएगा तो पॉलिटिकल मैप निकाल दीजिए इंडिया का। ठीक है। कोई वो निकाल दीजिए। चलिए थोड़ा। ठीक है। थोड़ा इसको इधर कर सकते हैं, ये आएगा। मैप थोड़ा इधर आ पाएगा? चलना नहीं चाहता है, स्लोथ है बहुत। हाँ। अच्छा। देखो ये बता रहे थे, ये गोवा है, यहाँ गोवा है, और यहाँ पर दादर, ये तो मैप में है ही नहीं, दिया ही नहीं है। ठीक है। हाँ मैप देखिए ना, छोटा सा एकदम जो मैप होगा। काटे क्या? चलिए निकालिए, तब तक निकालिए ना हम। पॉलिटिकल मैप 1947 से पहले का मैप निकालिए। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया बिफोर 1947, ऐसे निकाल लीजिए। ये लीजिए। ठीक है। लिखिए, कोई नहीं। अब क्या लिखवाया था लास्ट आपको? सिक्किम। सिक्किम के बारे में क्या लिखवाया था? ये लिखिए 35 CAA। 35, 35 जो है, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया। 1974। 35वें 35 CAA। ठीक है। 1974 1974 द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया, सह राज्य। तथा 36 CAA। इसका नहीं आता ही तो, छोटा छोटा है। बड़ा सा छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, हटाइए।
ठीक है। सहराज्य मतलब क्या हुआ बताते हैं। सहराज्य, अब इसका कहानी हिस्ट्री में है। चोग्याल वंश का शासन कहाँ था? सिक्किम में था। भूटान, भूटान का राजा भी जानबे करते हैं। सिक्किम में चोग्याल वंश था। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, पहले सिक्किम को, अब सिक्किम का क्षेत्र देखिए कहाँ है सिक्किम, सिक्किम कहाँ पर है, लोकेशन माइंड मैप खोलो ना अपना। ठीक है, मतलब नेपाल के सटा हुआ सिक्किम में छोटा सा क्षेत्र है, और उसके जस्ट बगल में ऊपर कौन है, चाइना है, बगल में अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, और इधर नेपाल है, और इधर इंडिया का उत्तराखंड है। तो सिक्किम ऐसा क्षेत्र था जहाँ चाइना बार बार एग्रेशन करना चाहता था। चाइना चाहता था कि सिक्किम का, क्योंकि आईआर पढ़ाएंगे तो आईआर में ये मुद्दा दिया गया है। ये किसका पीपीटी निकल गया, केमिकल रिएक्शन, चलिए कोई नहीं। हाँ, अब देखिए, अब वहां पर क्या करना है कि, तो उस एरिया में क्या होता था कि वहां पर चाइना क्या करता था कि एक्सेस करना चाहता था उस क्षेत्र को, क्योंकि वहां एक्सेस करता तो बार बार जो कहता है कि नेफा हमारा है, या त्यांग कहता है कि हमारा क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश को नाम देता है कि हमारा क्षेत्र है, तो वहां अगर एंट्री कर देता तो अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट को काट लेता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ऐसे भी सिलीगुड़ी रूट था। पश्चिम बंगाल मतलब बांग्लादेश इधर से दबाए हुए है, और उधर से वो दबाए हुए है, पतला रास्ता है। और वो है चिकन रूट, क्योंकि यही इंडिया को जोड़ता था किससे, नॉर्थ ईस्ट को इंडिया को कौन जोड़ता था, वही पतला रूट। तो अगर सिक्किम पर वो कब्जा कर लेता तो उस रूट पर भी कब्जा होता, तो नॉर्थ ईस्ट को तोड़ के कौन मिला लेता, चाइना। तो इंदिरा गांधी ने यहाँ पर बहुत अच्छा बुद्धि दिखाया, कहा कि हम क्यों नहीं चोग्याल वंश को अपना अंदर कर ले। तो पहले प्रलोभन दिया कि देखो तुम्हारा सुरक्षा का गारंटी हम रहा, चाइना धमकी देता ही था। तो बोला कि चाइना धमकी नहीं देगा तो खाली हमारे साथ बात करो ना। तब बोला कि ठीक है, वो चुगयाल बोला कि पहले हम देखेंगे कि तुम ईमानदार हो कि नहीं। तो ठीक है, सह राज्य का दर्जा दे देते हैं। तो 1 साल तक सह राज्य का दर्जा दिया, सब कुछ अच्छा किया। उसके बाद पूरा मिलिट्री बस के अगला अगला समय भारत का राज्य बना दिया गया, और उस टेरिटरी को सुरक्षित कर लिया गया। चिकन रूट भी बड़ा हो गया, और हम लोग किससे बच गए, चाइना के एग्रेशन से बच गए। लेकिन आज भी कहता है वो कि ये क्षेत्र हमारा है। तिब्बत पर गलती किसने कर दिया था, नेहरू जी ने, मान्यता ही दे दिए पहले ही। यूएन बाद में देगा, ये पहली मान्यता दे दिए। पंचशील चलाना था इनको, ठीक है, ये क्लास में भी कराए थे हम। तो चलिए उसकी चर्चा आगे, नेक्स्ट लिखिए आगे। इसमें लिखना है पहले इसके बारे में, पूर्व में चोग्याल वंश के अधीन था। किससे लिया है, तो लिखिए पूर्व में चोग्याल वंश, नाम लिख देते हैं, चोग्याल वंश के अधीन था। क्या क्या हो रहा है इसमें, चोग्याल वंश के अधीन था, ऐसे लिख लीजिए। अब आगे लिखिए, मिजोरम, मिजोरम 74 के बाद एक सेकेंड वाला 1975 में होगा, 36वां 75 में होगा, ठीक है, 1975, 1975 में। मिजोरम लिखिए 1987 में। देखिए मिजोरम और अरुणाचल जितना जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, इसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार के किसी क्षेत्र से नहीं लेना है। इसको राज्य अपने आप बनाया जाएगा, देखेगा केंद्र सरकार कि वहां जनजातीय झगड़ा है, संघर्ष है, अपने बना देगा। तो लिखिए मिजोरम में क्या लिखा आपने, 1987, और अरुणाचल प्रदेश 1987 कहाँ से लिया गया नहीं चर्चा है। मिजोरम 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987, जल्दी लिखते चलिए। गोवा, अब गोवा को पूर्ण राज्य मिलेगा, गोवा लिखिए, गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम, गोवा, गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम। नहीं नहीं, गोवा लिया था वो लिखवाया है, अब गोवा को राज्य का दर्जा मिलेगा, लिखिए गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम। अरे गोवा लिया गया था तब का है, वो यूटी है, अब राज्य बनाएंगे, तो राज्य कब बनाएंगे पूछेगा ना। आगे लिखिए, गोवा दमन दीव को कहाँ से हम लोग लिए थे, पुर्तगाल से लिए थे। और क्या बनाए थे, उसको यूटी बनाए थे। अब गोवा को यूटी बना, अब इसको राज्य का दर्जा देना है, मतलब अभी अभी संपन्न हो गया, पहले बच्चा था अभी बड़ा हो गया, वयस्क हो गया है, अभी घूम फिर सकता है। ठीक है, तो लिखिए गोवा, क्या लिखवाया मैंने, गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987, 1987। पूछा जाता है बार बार कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, 1987, ये प्रश्न भी आया हुआ है, ध्यान रखना है। आगे लिखिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा
मेघालय फिर से बता दे, मेघालय मेघालय 22वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1969 में एक ऑटोनोमस टेरिटरी था, यूटी के अंतर्गत था, केंद्र के अंतर्गत था, जिसे 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। मणिमाला कुमारी, समझ लीजिए इसको, आगे लिखिए नेक्स्ट। मेघालय लिखिए, मेघालय नहीं छत्तीसगढ़ बता रहे हैं ना, मेघालय थोड़ा यहाँ बता रहे थे ऑनलाइन में, ठीक है। लिखिए आगे, आगे लिखिए। हाँ, मध्य प्रदेश से पृथक करके, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया गया। 2000 में लिख तो दिए, ईयर 2000 लिखा हुआ है, आगे लिखे नेक्स्ट। झारखंड बताना नहीं है, गाना भी चला था बहुत सारा। झारखंड लिखिए, बिहार पुनर्गठन अधिनियम, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, ईयर जो यहाँ पर लिख रहे हैं वही ईयर भी होगा। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, 2000 किससे अलग करके बनाया गया था? छत्तीसगढ़ का नहीं लिखवाए हैं, मध्य प्रदेश पुनर्गठन, मध्य प्रदेश को काट, हाँ 2000, 3 गो राज्य का 2000 है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, याद ही है। आगे लिखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए। झारखंड का लिखिए, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा बिहार से अलग किया गया। आगे लिखिए नेक्स्ट। अब कौन बच गया है? उत्तराखंड लिख लीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा उत्तर प्रदेश से पृथक करके बनाया गया। लास्ट लिखिए, तेलंगाना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2040, 2040, 2 जून को, याद है, तिथि भी पूछता है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2040, तारीख है 2 जून, आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया, आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। अब लिखिए, राज्यों के नाम में परिवर्तन, हेडिंग लगाइए, राज्यों के नाम में परिवर्तन। राज्यों के नाम में परिवर्तन, हेडिंग है आपका, राज्यों के नाम में परिवर्तन। लिखिए, इसमें यहां से प्रश्न आता है, लिखिए, पॉइंट मत कीजिए, वन में पॉइंट 1 लिखिए। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। एक नवंबर 1956 को, दूसरा पॉइंट, 1 नवंबर 1956 को, 1956, 1 नवंबर 1956, 1956 को त्रावणकोर कोचीन का नाम बदलकर केरल कर दिया गया। त्रावणकोर कोचीन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? केरल कर दिया गया। और राजधानी कब बदला गया? 91 में तिरुवनंतपुरम कर दिया गया। तो लिखिए, आगे लिखिए। अब वो जो हम 14 राज्य बनाए थे, गठित हुआ था, उसमें एक राज्य ये भी गठित हुआ था, तभी उसका डेट 1 है, देख रहे हैं ना, 1 नवंबर 1956। तो मतलब 14 राज्य जो गठित हुआ था उसमें त्रावणकोर कोचीन को मिला के क्या बनाया था? केरल नाम दिया गया था, याद रहेगा। आगे लिखिए नेक्स्ट। 14 जनवरी 1969 को, 14 जनवरी, 14 जनवरी 1969 को, 1969 को मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। 69 को, 1969 को मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया।
14, 14 जनवरी, 14। ठीक है, आगे लिखिए। अब इसका डेट नहीं दिया गया है। 1973 ईस्वी में, 1973, इसका डेट नहीं गया है। 14, 1973 ईस्वी में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। 1973 ईस्वी में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। हो गया। अगला लिखिए। 1 नवंबर 1973, 1 नवंबर 1973 को, 1 नवंबर 1973 को लकादीव, मिनिकॉय और अमीनी दीव का नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। लकादीव नाम भी बहुत, लकादीव ऐसे, अमीनी दीव और मिनिकॉय, मिनिकॉय, ये 3 द्वीप है। इस सब द्वीप का नाम मिला के क्या कर दिया गया? लक्षद्वीप कर दिया गया। लकादीव, अमीनी दीव व मिनिकॉय का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। अगला लिखिए। वर्ष 1992 में, 1992, वर्ष 1992 में, 1992 में दिल्ली का नाम चेंज करके, दिल्ली का नाम बदलकर, वर्ष 1992, 1992 में दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। हाँ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। एनसीआर, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीआर। ठीक है, पहले नाम क्या था? एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, उसको बदल के एनसीआर कर दिया गया। नेशनल क्या? नेशनल कैपिटल रीजन। पहले था नेशनल कैपिटल टेरिटरी, तो उसको बदल के कर दिया गया। इसमें कौन कौन सा राज्य आ गया पता है? अगर पूछा जाए कि दिल्ली के एनसीआर, एक मिनट, प्रश्न पूछ रहे हैं, दिल्ली के एनसीआर में कौन कौन से राज्यों का भाग शामिल किया गया है, तो उसके पड़ोसी राज्य का बॉर्डर बताओ। यूपी का कौन कौन? यूपी में लगभग 14 है, ठीक बोल रहा है। आगे हरियाणा में कितना? राजस्थान में 2 गो, ठीक है। और हरियाणा में बल्लभगढ़ और, बताओ। फरीदाबाद, गुड़गांव। गुड़गांव का नाम बोला, गुरुग्राम नाम है उसका। गुड़गांव बोलोगे तो अगर दिक्कत हो जाएगा तुमको। आगे लिखो नेक्स्ट, आगे लिखो नेक्स्ट। 1 जनवरी 2007 को, 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। 1 अक्टूबर 2006, 2006, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2006 को, 2006 को पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। 1 अक्टूबर 2006 को, 2006 को पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। 1 नवंबर 2011 ईस्वी को उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। 1 नवंबर 2011 ईस्वी को, 2011 में, 2011, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। उड़ीसा था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था सुनने में, तो ओडिशा कर देंगे। ओडिसी नृत्य। ठीक है, जीके का क्वेश्चन है, कलार पट्टू नृत्य कहाँ से संबंधित है? अच्छा, ठीक है। भरतनाट्यम। ठीक है। और अभी वर्तमान में कितने राज्य है, कितना केंद्र शासित प्रदेश है, बताना तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। केंद्र शासित प्रदेश में 2 गो बढ़ गया है, कौन कौन? 2 गो बढ़ा है और 1 गो घट गया है। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर बढ़ गया है, घटा कौन सा है? दादर और नगर हवेली। किसको मर्ज किया गया, किससे? दमन दीव से। ठीक है, क्यों मर्ज किया गया, उसका कारण कुछ?
दोनों एक ही एरिया में था, दोनों का अलग प्रशासन था, तो उसको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, हो गया ये टॉपिक खत्म। अब हेडिंग लगाइए, नागरिकता। इस टॉपिक को जो पढ़ा रहे हैं सबसे प्रश्न हम पूछने वाले हैं, ध्यान रखना है। प्रश्न आपका टाइप हो रहा है तो थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में हंसने नहीं देंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा ठीक से पढ़ने की जरूरत है इस टॉपिक को, चूंकि यहाँ से प्रश्न आएंगे। प्रश्न बहुत ही इजी है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, बीपीएससी का जिन्होंने पीवाईक्यू अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार पीवाईक्यू देख लीजिएगा। 3 बार एग्जाम हुआ है ना टीआरई 1 2 3 का। हाँ, तो एक बार देखना है, उसी के पैटर्न पर एग्जाम आपका होगा। ठीक है, और चूंकि सीट इस बार बढ़ाएगा, टाइम भी बढ़ा रहा है, और कुछ सीट मर्ज करेगा, तो एग्जामिनेशन एकदम आसान नहीं होने देगा, थोड़ा एग्जाम टफ बनाएगा। जब सीट बढ़ता है तो एग्जाम टफ होता है। तो इजी आंसर तो याद करना ही करना है, टॉपिक वाइज समझना है। चलिए अब लिखे नागरिकता। इस तीनों टॉपिक में कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हो, इससे पीछे जो पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत है तो कहीं से भी तो पूछिए, समय आपको देंगे हम। इससे पहले जितना टॉपिक पढ़ाया गया है उसमें कोई दिक्कत है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं ना है? गजब। ठीक है, लिखिए नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है, लिखिए नागरिकता, लिखिए नागरिकता लिखना है, इंग्लिश लिखना है सिटीजनशिप, उसमें डैश दे के लिखिए। सबसे पहले लिखिए नागरिकता क्या है, सबसे पहले लिखना है नागरिकता क्या है। अब उसमें लिखिए, लिखो यह राज्य एवं व्यक्ति के बीच, यह राज्य एवं व्यक्ति के बीच संबंधों की उद्घोषणा करता है। यह राज्य एवं व्यक्ति के बीच, उड़ीसा का 1 नंबर 2011 है, आलोक सुमन 2011 है, 2011। यह राज्य एवं व्यक्ति के बीच संबंधों की उद्घोषणा करता है। उद्घोषणा, घोषणा जो लिखना लिखो, डिक्लेरेशन देता है, उद्घोषणा करता है। ठीक है, आगे लिखना है इसी में, इस इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत मनुष्यों को, इसके अंतर्गत मनुष्यों को व्यक्ति से सीधे नागरिक का दर्जा मिल जाता है। इसके अंतर्गत मनुष्यों को व्यक्ति से सीधे नागरिक का दर्जा मिल जाता है। पहले व्यक्ति था, अब क्या हो जाएगा, वो नागरिक हो जाएगा। नागरिक मतलब क्या, उसके अधिकार, उसके कर्तव्य सब शामिल हो जाएंगे। इसके अंतर्गत मनुष्यों को व्यक्ति से नागरिक का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, तथा तथा इन्हें राज्य के अंतर्गत, इन्हें राज्य के अंतर्गत सभी प्रकार के अधिकार, कर्तव्य प्राप्त हो जाते हैं। तथा इन्हें राज्य के अंतर्गत सभी प्रकार के अधिकार, राज्य के अंतर्गत सभी प्रकार के अधिकार एवं कर्तव्य, कर्तव्य प्राप्त हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। अब पूछेगा कि नागरिकता के बारे में पूछेगा तो बता लोगे क्या है नागरिकता? व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है, और एक राज्य है। तो राज्य में बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो सभी व्यक्ति क्या है, कलेक्टेड है। तो राज्य के लिए ये सभी जो मनुष्य हैं क्या है, नागरिक है। राज्य की नजर में हम लोग क्या है, नागरिक, और परिवार की नजर में निकम्मा। ठीक है, यही है ना? ठीक है, परिवार की नजर में व्यक्ति है, मनुष्य है, सदस्य है, लेकिन राज्य की नजर में क्या है, नागरिक है। तो नागरिक जैसे भी होगा तो क्या होगा, उसमें संवैधानिक उपबंध लग जाएगा। अगर कोई नागरिक है तो उसका उपबंध क्या है, संवैधानिक हो जाएगा। मतलब तुम्हारा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के प्रति कर्तव्य दोनों आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है, इसमें जो व्यक्ति है, व्यक्ति का 2 अधिकार हो सकता है। एक नैसर्गिक अधिकार जिसको हम प्राकृतिक अधिकार बोलते हैं, जैसे जीना, जन्म लेना, मरना, बीमार पड़ना। ठीक है, एग्जाम देना, पास नहीं करना, फेल करना, डांट सुनना, एडमिशन लेना, फिर से एग्जाम देना, फिर से मौका मिलना, फॉर्म कैंसिल होना, फिर से एग्जाम देना। तो ये सब जितने जो पावर्स है किसके हैं, सब प्रभु के चक्र हैं, उसमें साइकिल में फंस के फंसे रह जाना है। दूसरा क्या होता है, व्यक्ति का एक और अधिकार मनुष्य के रूप में होता है। जैसे मनुष्य का जो कर्तव्य होगा, क्या करना है, दया, भावना, खाना पीना, ये तो ये सभी प्रकार के ये जो नेचुरल थिंग है ये बिल्कुल अलग है। तो हमको जो अधिकार मिला है संविधान में, दोनों प्रकार से मिला है, नैसर्गिक भी मिला है और नागरिक वाला जो विधि का अधिकार है वो भी मिला है। अब समझ आ गया कि व्यक्ति और नागरिक में क्या अंतर है?
कोई पूछेगा व्यक्ति और नागरिक में क्या होता है? नागरिक मतलब जिसमें रूल एंड लॉ जिस पर लागू हो जाए वो नागरिक हो गया। और व्यक्ति मतलब घर के मुर्गी दाल बराबर, घर में जैसे हैं रह रहे हैं व्यक्ति हैं। मतलब सड़क पर कोई घूम रहा है, कुछ बात कर रहा है, तो हम लोग के लिए क्या होंगे? वो दोस्त होंगे, मित्र होंगे, मनुष्य होंगे। लेकिन पुलिस के लिए हम क्या हो जाएंगे? पुलिस के लिए हम लोग क्या हो जाएंगे? मुर्गा। ठीक है, पकड़ाया, आज पैसा देगा। ठीक है, तो ये रखना मतलब किसी भी स्टेट बॉडी के लिए, किसी भी संवैधानिक बॉडी बॉडी के लिए, स्टैचुरी बॉडी के लिए हम लोग क्या है? नागरिक हैं। और बाकी के लिए क्या हम लोग? मनुष्य है, इंसान है, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखिए, संवैधानिक उपबंध, हेडिंग लगाइए। संवैधानिक उपबंध, डैश देख के लिखिए। भारतीय संविधान के भाग 2 में, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 टू 11, अनुच्छेद 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 टू 11, 5-11 कर दीजिएगा। आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, किया गया है। आगे लिखिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, प्रावधान है, अर्थात अर्थात भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात अर्थात देश के अंदर सभी नागरिकों को, अर्थात देश के अंदर सभी नागरिकों को एक नागरिकता प्राप्त होती है। देश के अंदर सभी नागरिकों को एक नागरिकता प्राप्त होती है। जबकि अमेरिका में जबकि अमेरिका में जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। सब बता देंगे मिस्टर रिजवान, मोहम्मद रिजवान, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, जो आर्टिकल पर आने दीजिए, संविधान संशोधन पर आने दीजिए। जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो हम यहाँ आपको याद जरूर करवाएंगे, ध्यान रखना है। तो पहले अभी जो बैच चल रहा है, तो अभी एकदम पानी के फ्लो की तरह बहिए, बाढ़ नहीं बनना है, नहीं तो फिर बांध टूटेगा। इसलिए साहित्य एकदम क्रोनोलॉजी के साथ चलना है, तो अधिक हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, समय बहुत है आपके पास। आगे लिखिए, नेक्स्ट क्या लिखवाया मैंने, लास्ट क्या लिखवाया है? का प्रावधान है। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए अमेरिका के राज्य अमेरिका के राज्य अमेरिका के राज्य तथा अमेरिका अमेरिका का संघ या अमेरिकी संघ, अमेरिका का राज्य तथा अमेरिकी संघ, अमेरिका का राज्य तथा अमेरिकी संघ नागरिकों को अलग अलग नागरिकता देता है। नागरिकों को अलग अलग नागरिकता देता है। अलग अलग नागरिकता देता है। लिखो, अगला पॉइंट लिखो। भारतीय संविधान भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद को प्राप्त है। ठीक है, भारत में नागरिक भारत में भारत में नागरिकता भारत में नागरिकता 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के साथ ही प्राप्त हो गया था। भारत में नागरिकता 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही प्राप्त हो गया था, सभी नागरिकों को मिल गया था। भारत में नागरिकता
26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही नागरिकों को प्राप्त हो गया था, या प्राप्त हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे लिखिए, आगे लिखना है। ठीक है, समय समय पर, अगला, समय समय पर भारतीय संसद द्वारा, समय समय पर भारतीय संसद द्वारा अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए, आर्टिकल 11, समय समय पर भारतीय संसद द्वारा अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए नागरिकता संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन किया जाता है, संशोधन किया जाता है। नागरिकता संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। अब आर्टिकल 5 से 11 को लिखवा देते हैं क्या? आर्टिकल 5 लिख के डैश दीजिए, आर्टिकल 5 लिख के डैश देना है। डैश देख लिखिए, इसमें संविधान के प्रारंभ में, इसमें संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान है। इसमें संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान है। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल 6 लिखिए, अनुच्छेद 6 देखिए, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, मतलब आने वाले, माइग्रेशन, प्रव्रजन को माइग्रेशन लिख सकते हैं। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, शब्द अच्छा है, लिखिए, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार, व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार। हो गया, मतलब जो लोग पाकिस्तान से भारत आएगा, 1947 में विभाजन हुआ, चले गए कुछ लोग, लेकिन उनके परिवार कुछ यहाँ रह गए, कुछ वहां रह गए, तो मान लीजिए जो आना चाहता है उसके लिए एक डेट दिया गया था, डेट में आगे डील करूंगा, तो उसमें डेट दिया गया है, उस डेट तक अगर व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है तो उसको भारतीय नागरिक घोषित कर दिया जाएगा। अगर उस डेट के बाद आता है तो फिर रूल्स एंड लॉ उसमें लागू हो जाएंगे। आर्टिकल 7 लिखिए, भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ लोगों के, भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, पाकिस्तान में माइग्रेट करने वाले, जाने वाले, भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के, भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार, कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार। आर्टिकल 8, ठीक है, रद्द होगा, रद्द होगा, उसके लिए प्रावधान है, बिना प्रावधान के थोड़े रद्द करेंगे, जो आएगा उसको मिलेगा, जो जाएगा उसका छीना जाएगा। ठीक है, आगे लिखिए, नेक्स्ट। भारत के बाहर रहने वाले, मान लो जो विदेश में बसा हुआ है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार। आर्टिकल 9, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार, सब में नागरिकता संबंधित अधिकार लिखाया जा रहा है। ठीक है, आर्टिकल 9 लिखिए, इसमें विदेशी राज्यों के, विदेशी राज्यों की, विदेशी राज्यों की नागरिकता,
हो गया, कोई नहीं। विदेशी राज्यों की नागरिकता अर्जित करने वाले, विदेशी राज्यों की नागरिकता अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न रहना, उनका भारतीय नागरिकता छीन लिया जाएगा। विदेश अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न रहना। अच्छा ठीक है, न रहना। अब आर्टिकल लिखिए, आर्टिकल 10 लिखिए। नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। जो नागरिक है उसका अधिकार सदैव बना रहेगा। थोड़ा पानी भेज दीजिएगा। नागरिकों के अधिकार का बना रहना। और लास्ट क्या है? आर्टिकल 11 लिखिए। भारतीय संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का, भारतीय संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का संशोधन किया जाना, संशोधन किया जाना, ऐसे विनियमन किया जाना, ऑब्लिक देके विनियमन मतलब रेगुलेशन, छीनेगा देगा, इसी सबको, इसको विनियमन बुलाता है। तो विनियमन किया जाना, रेगुलेट किया जाना, रेगुलेट किया जाना। अब याद हो जाएगा। इसमें मेन क्या है पता है? आर्टिकल 11। यहां से प्रश्न हमेशा आता है, क्योंकि आर्टिकल 11 में क्या है, संसद को पावर दिया गया है कि क्या करेगा, नागरिकता संबंधी प्रावधानों को या तो नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता का छीन सकता है या प्रदान कर सकता है। तो जब भी अभी तक नागरिकता में कितने से लिखो, वर्तमान तक, हेडिंग लगाइए, वर्तमान तक नागरिकता में, वर्तमान तक नागरिकता से संबंधित संशोधन, वर्तमान तक नागरिकता से संबंधित संशोधन कब कब किया गया है वो लिखना है, पूछा जाता है। वर्तमान तक नागरिकता से संबंधित संशोधन, पहला पॉइंट लिखिए। सबसे पहले कब किया गया है? 55 में। तो पहला पहला पॉइंट लिखिए, नागरिकता, ऐसे लिखिएगा, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955, 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 में सबसे पहला संशोधन, सबसे पहला संशोधन वर्ष 1986, 1986, वर्ष 1986, वर्ष 1986 में किया गया, वर्ष 1986, 1986 में किया गया। ठीक है। अब सबका नाम क्या है? नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम, सबका नाम रहेगा। नागरिकता अधिनियम है ना, तो खाली नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1955 ऐसे लिखना है। दूसरा लिखिए पॉइंट, जैसे 1955 में नागरिकता अधिनियम लाया गया है, संसद सबसे पहले नागरिकता अधिनियम कब लाएगा? 1955 में। अब क्या होगा कि जैसे से दिन बदलेगा, एक डेट दिया गया है कि इस डेट को जो पाकिस्तान से आएंगे उनको नागरिकता मिलेगा, इस डेट को जो भारत से जाएंगे उनका नागरिकता छीना जाएगा। तो डेट खत्म होगा ना, तो डेट खत्म होगा, समय बदलेगा, तो नागरिकता में कुछ ना कुछ परिवर्तन करोगे ना, क्योंकि तुम्हारा इंटरनेशनल रिलेशन बनेगा, बहुत सारे देशों से तुम्हारा संबंध बनेगा। तो वहाँ के नागरिकता के प्रोविजन को पूरा करने के लिए संविधान में क्या है, जरूरी है संशोधन। अब तुम्हारा इंडियन मूल का लोग है, वो चाहता है कि हम विदेश में बहुत दिन तक रहें या भारत आ सके, तो भारत आने के लिए भी संशोधन करना है। यहाँ से कुछ लोग हैं जो कहता है कि हम कनाडा चले जाएंगे, तो कनाडा रहना है तो भाई तुम कुछ ना कुछ नागरिकता का नियम बनाएंगे कि कितना दिन रहोगे वहाँ, एफआरओ से कब मिलोगे, कैसे साइन करना पड़ेगा, क्या नियम है। तो इतना दिन के बाद 1986 में पहला संशोधन होगा, और उसमें कुछ क्राइटेरिया को हटाया जाएगा जो पुराना हो चुका है, और नए वाले को ऐड किया जाएगा। ठीक है। इससे प्रश्न आपका कभी एग्जाम में नहीं आता है, सीधे ईयर पूछता है, क्योंकि क्या जोड़ा गया, क्या हटाया गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन क्या है। ठीक है, ये सब हम बताएंगे, खुद बताने वाले हैं। तो जब उस टॉपिक में चलेंगे तो उसको हम बताएंगे। ठीक है, आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, दूसरा लिखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992
ये दूसरा संशोधन है, दूसरा पॉइंट में दूसरा संशोधन। तीसरा लिखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, ये तीसरा संशोधन है। आर्टिकल 10 नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, बिल्कुल प्रियंका कुमारी, बना रहना मतलब जो नागरिक है वो नागरिक बने रहेंगे, कभी खत्म उनका नागरिकता नहीं होगा, ठीक है। और जो इंडिया में हमेशा रहेगा उसका नागरिकता कैसे छीन लोगे, छीन ही नहीं सकते हो, अगर कुछ करेगा एक्टिविटी तभी छीनाएगा। आगे लिखा है 2003 के बाद लिखिए अगला, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। अगला लिखिए पॉइंट में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005। अगला लिखिए, हम तो खाली ईयर लिखवा के छोड़ देते लेकिन पूरा लिखवा रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005। आगे लिखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 सबसे लास्ट में 2019 में जो आया है वो है बांग्लादेश पाकिस्तान से, हाँ, एनआरसी वाला। ईयर याद रखना है। अभी तक कितना बार संशोधन हो गया ये पूछेगा, संख्या 106 संविधान संशोधन अधिनियम तो है लेकिन वो लास्ट है ना, ये पूछेगा कितना बार संशोधन हो चुका है, काउंट करके बताओ। 6 बार हो गया है ना, तो वही, तो ये संशोधन होते रहेगा। आर्टिकल 11 के द्वारा आगे भी होगा। अब जैसे जनगणना तुम्हारा होने वाला है, जनगणना के डेटा के बाद देखना फिर से संशोधन करेगा। तो ये हमारा संसद का अधिकार है, 368 का कुछ प्रयोग करना इसमें भी नहीं है, सिंपल बात है, साधारण विधेयक से क्या करेंगे, पास कर देंगे, काम अपना हो जाएगा, ठीक है। अब नागरिकों के अधिकार में जो जोड़ने वाला है वो मौलिक अधिकार का जो बात करता है कि अब नागरिक है, विदेशी नागरिक कैसे होंगे, नागरिक कौन होगा, एलियन किसको कहते हैं, तो मंगल ग्रह पर आता है वो एलियन नहीं कहलाता है। नॉन स्टेट वाले क्या कहते हैं, एलियन हम लोग उसको भी कहते हैं जो विदेशी है, टर्म में, लीगल टर्म में उनको हम एलियन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एलियन मतलब जो अपने देश का नहीं है वो एलियन हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो ये कौन सा है, एनआरआई किसको कहते हैं, ओसीआई किसको कहते हैं, पीआईओ क्या है, ये सब कल की क्लास में कराएंगे, क्योंकि अभी चेहरा सबका सूख गया है, ठीक है। टाइम बढ़ेगा तो उधर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, फिर पानी पी पी के तुम लोग, ठीक है, समझ ही रहे हो, आगे लिखना है। तो चलिए आज का सेक्शन यहीं पर छोड़ देते हैं। कल पहले हम नागरिकों की कैटेगराइजेशन की चर्चा करेंगे, पीआईओ क्या है, ठीक है, एनआर। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी नागरिकता से संबंधित प्रावधान में जो बदलाव हुए हैं उसको भी देख लेंगे, और इससे संबंधित कुछ अगर आर्टिकल आपको और बताना पड़ेगा तो जो टॉपिक आएगा उसको रिलेट करके बता देंगे। कल के टॉपिक में मिलते हैं। कल नागरिकता समाप्त हो जाना है, उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। धीरे धीरे हम इसी प्रकार आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है। अब हम कहाँ चलेंगे, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट की तरफ। इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा मौलिक अधिकार में, फिर चलेंगे हम डीपीएसपी में, उसके बाद प्रियम्बल, सॉरी, उसके बाद मौलिक कर्तव्य में, और इस प्रकार टॉपिक हमारा आगे समापन होगा। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल के क्लास में फिर से मिलते हैं। रिवीजन करते रहिएगा क्योंकि संबंधित टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा है उसे टेस्ट में जरूर लेने वाला हूँ। टेस्ट में अपियर होने की जरूरत है, अगर एग्जाम में आपको पास होना है तो टेस्ट मिस मत कीजिएगा। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।